स्वागत है आपका सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो मैं आपके साथ क्लास डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके पेपर नंबर 15 जो कि फाइनल ग्रुप थर्ड का पेपर है, जिसका नाम है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। और ये आपका पेपर नंबर 15 है। ये पेपर नंबर क्या है? 15, जो कि ग्रुप फाइनल ग्रुप थर्ड का पेपर है ये। आज मैं जो आपकी ये क्लास यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इस क्लास का नंबर क्या है? इस क्लास का नंबर है 6464। तो 64 नंबर जो ये आ रहा है, ये आपके स्टडी नोट को रेफरेंस मानते हुए हमने जो हम एक आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको फॉलो करते हुए आ रहा है। मैं अभी आपके स्टडी नोट नंबर 6 पे काम कर रहा था, जो कि आपकी स्टैटिकल टेक्निक्स हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं। इसमें मैंने आपको 6.1 नंबर का टॉपिक था लर्निंग कर्व, उसको मैं करा दिया था। तो इससे इमीडिएट पहली क्लास में मैंने उसकी थ्योरी पार्ट समझाया था आपको और एक इलस्ट्रेशन कराया था। ठीक है, अब रिमेनिंग इलस्ट्रेशन जो है इसमें वो मैं आज इस क्लास में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। राइट, इलस्ट्रेशन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2, इसको पढ़ते हैं। द लर्निंग कर्व इज ए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज नाउ बिकम और गोइंग टू बिकम एन एक्सेप्टेड टूल in industry for its application are almost unlimited. So this kind of the just a statement, it has nothing to do with the question. It is basically some kind of the theoretical things के management accounting में आपकी decision making में एक learning कर्व एक accepted tool की तरह अब होता जा रहा है। When it is used correctly, it can be increase the businesses and higher profit. When used without the proper knowledge, it can lose the business and bankruptcy. तो इसको आपको स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मुझे नहीं लगता शायद इस तरह के सवाल आपके क्वेश्चन में आएंगे, बट हाँ, जहाँ ये अगर ये हो सकता है मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन जो एमबीए कोर्स होता है या फिर और दूसरे कोर्स हैं एमकॉम लेवल पे, ये सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये अगर आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो आप डेफिनेटली जब आप इस बात को पहली क्लास अगर आपने पढ़ी है या सुनी है ध्यान से, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो ये बता रहा है कि एक डेफिनेटली एक गुड टूल है। जब हमें अगर इसकी प्रॉपर नॉलेज है तो हम एक लर्निंग कर्व का इफेक्ट अपनी डिसीजन मेकिंग में लाएंगे। तो डिसीजन मेकिंग में क्या हो सकता है भाई? प्राइसिंग हो सकती है, बिडिंग हो सकती है, ठीक है, लेबर कॉस्ट की साइजिंग हो सकती है, मैन पावर की प्लानिंग हो सकती है। ये हम प्रॉपरली कर पाएंगे अगर हम, या हमें दूसरे कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, मेक या बाई डिसीजन करने हैं। तो जो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग के एरियाज होते हैं उसमें ये वाइडली काम करता है। और अगर आपने इम्प्रॉपर नॉलेज के साथ यूज किया तो डेफिनेटली आपको आपको ऑर्डर ही नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आपकी टेंडरिंग हायर लेवल पे होगी। आपका कंपटीटर जो है आपसे बिड जीत जाएगा तो ऑर्डर उसी को मिलेंगे, तो इट में लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस एंड सम टाइम में भी तो बैंकरप्सी। राइट, तो ये तो आप लिख सकते हैं अपने मन से जो आप चाहें। मैंने आपको एक बैकग्राउंड बताने की कोशिश की। अब ये कह रहा है ये तो इसने स्टेट प्रिसाइजली मतलब जो कहा था, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग कर्व। तो लर्निंग कर्व के प्रति आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? तो ये आपने पुरानी क्लास में पढ़ा था कि भाई सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में यूज हुआ था। उन्होंने ऑब्जर्व करके पाया था कि जैसे ही लेबर कोई नया काम करती है, उसको नया काम मिलता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि जब हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, लेबर ट्रेंड हो जाती है, जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो उन्होंने कहा था एक सर्टेन परसेंटेज के साथ या सर्टेन फैक्टर के साथ हमारा टाइम जो है डाउन होता है जब हम प्रोडक्शन को डबल करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। थ्योरी ऑफ लर्निंग कर्व क्या है? लर्निंग कर्व की थ्योरी यही मानती है कि जैसे अगर हमारा 80% लर्निंग कर्व है जो कि एक्सेप्टेड नॉर्म है इंडस्ट्रीज में, तो यही मानती है कि जब हम पहली यूनिट बनाते हैं किसी चीज़ की और अगर हम उसी चीज़ की 2 यूनिट बनाते हैं तो हमारा 80% से टाइम आपका डाउन होगा जब हम प्रोडक्शन को डबल करेंगे। किन किन एरिया में यूज किया जा सकता है मैनेजमेंट में? तो मैंने बताया मैनेजमेंट अकाउंटिंग जितने भी डिसीजन मेकिंग की चीज़ हैं, जैसे आपकी लेबर की साइजिंग, टेंडरिंग, बिडिंग, ठीक है, मेक बाय डिसीजन, मैन पावर की प्लानिंग, स्टाफिंग का प्लानिंग, शेड्यूलिंग, जितने भी आपके जो डिसीजन मेकिंग के काम है उसमें ये यूज हो सकती है, मेक एंड बाय डिसीजन। तो ये तीनों जो पार्ट थे सवाल के वो बहुत ही थियोरेटिकल काइंड ऑफ थिंग थे। अगर आप
आपको लर्निंग कर्व के बारे में पहली क्लास आपने ली है तो डेफिनेटली आप इसको लिख ले जाएंगे, काफ़ी लंबे इसमें पेज भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, इलस्ट्रेट द यूज ऑफ लर्निंग कर्व फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग। तो इसको, इन डाटा को, इन्होंने ये डाटा दिया हुआ है, इसको यूज करके हमें ये चीज़ एस्टेब्लिश करनी है। तो जब हम 4 मशीन बनाते हैं और जब हम 8 मशीन बनाते हैं तो उसके लिए हमारी एवरेज कॉस्ट जो है, एक्सपेक्टेड एवरेज कॉस्ट क्या होगी वो हमें बताना है इस डाटा को यूज करके। ये डाटा किस बात का है? ये डाटा जो दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है जब इन्होंने फर्स्ट यूनिट बनाई, पहली यूनिट को जब ये बनाते हैं तब इनको क्या डाटा मिलता है। तो ये लेबर, डायरेक्ट लेबर नीड टू मेक द फर्स्ट मशीन, जब पहली मशीन बनाई इन्होंने तो इनको क्या मिला? इनको मिला कि 1000 घंटे लगाए लेबर ने। अब ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 4 मशीनें बनाएंगे या 8 मशीनें बनाएंगे, दोनों केस में हमारा क्या एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए मशीन की, ये बताना है। लर्निंग कर्व का फैक्टर है 90% या लर्निंग कर्व आपका 90% है। लेबर कॉस्ट जो है 15 रुपीज पर आवर है यहाँ पे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो मशीन में लगती है बनाने में वो क्या लगती है 1,50,000 की। और फिक्स कॉस्ट ईदर साइज ऑफ ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट 60,000 है, चाहे उसमें आप एक मशीन बनाओ, चाहे उसमें 4 मशीन बनाओ, चाहे उसमें 2 मशीन बनाओ, या चाहे उसमें 8 मशीनें बनाओ। तो हमसे ये क्या पूछना चाहते हैं कि फर्स्ट मशीन को बनाने का डाटा ये दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला। अब ये हमसे ऐसा चाहते हैं कि हम ये बताना है कि एक्सपेक्टेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी हमारी जब हम 4 मशीन को बनाएंगे और 8 मशीन को बनाएंगे। तो लर्निंग कर्व ने क्या बताया था कि जब आपकी आउटपुट डबल होती है तो आपकी लेबर कॉस्ट जो है उस लर्निंग कर्व फैक्टर के साथ कम होती है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है सॉल्यूशन के टर्म में, जब ये मशीन 1 बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 4 बनाते हैं और 8 बनाते हैं। क्योंकि हमें तो सवाल में क्या कहा गया था? हमें सवाल में कहा गया था कि 4 मशीनें बनानी है और 8 मशीन बनानी है, इसके लिए कॉस्ट बतानी थी। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ हम डबल कर रहे हैं, हर टाइम आउटपुट क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। और फिर लर्निंग कर्व का हम इफेक्ट इसमें देखेंगे। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, राइट। तो पहला एक मशीन जब बनाई तो लेबर को कितने घंटे लगे? लेबर को 1000 घंटे लगे। ठीक है, ये एवरेज टाइम इन आवर्स जो है पर मशीन का है। तो पहली मशीन का एवरेज टाइम कितना रहेगा? एक ही मशीन है तो 1000 घंटे रहेगा। 15 रुपए लेबर की कॉस्ट है, तो अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 आएगा। मटेरियल यूज कितना होगा? 1,50,000 का। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा लर्निंग कर्व का, क्योंकि लर्निंग कर्व का फर्क केवल और केवल किस पे पड़ता है? लेबर के आवर्स पे। अच्छा, फिक्स कॉस्ट 60,000 दी है तो ये डाटा आपने यहाँ बोरो कर लिया, राइट। तो इससे आपकी फर्स्ट यूनिट की मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? फर्स्ट यूनिट जो बनाई 2,25,000, 2,25,000 आ गई। अब जब हमने प्रोडक्शन को डबल किया, ठीक है, जब हमने प्रोडक्शन को डबल किया तो डबल करने में क्या हुआ? ये हमारी 900 घंटे लगेंगे। 900 घंटे कैसे लगेंगे? देखिए, एक मशीन को बनाने में कितना घंटा लग रहा है? 1000। जब हम 2 मशीन बनाएंगे तो आइडियली 2000 घंटे लगने चाहिए थे। लेकिन हमने क्या बताया कि जब हम आउटपुट डबल करते हैं, आउटपुट डबल हमने कर दी तो हमारा लेबर टाइम इस फैक्टर के साथ कम हो जाता है, इस फैक्टर के साथ। तो इसको 90% जब करेंगे तो ये कितना आएगा? देखिए, ये आएगा 1800। ठीक है, तो ये 1800 किसका टाइम आएगा? 1800 आवर्स जो आएंगे, 1800 आवर्स 2 मशीनों के लिए। तो पर यूनिट के लिए कितना आएगा? पर मशीन के लिए टाइम पर मशीन के लिए कितना आएगा? ये आपका आएगा 1800 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी योर 900। तो ये 900 इस तरह से आएगा। इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करिए तो आपका क्या आएगा? 13,500। और मटेरियल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लर्निंग कर्व का आप 2 बनाओगे या 4 बनाओगे, मटेरियल कॉस्ट तो डाउन नहीं हो रही है ना। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट उतनी ही रहेगी। फिक्स कॉस्ट में आपका, चूंकि फिक्स कॉस्ट कह रहा है कि ईदर साइज, आप साइज कुछ भी ले लो, आपका फिक्स कॉस्ट 60,000 ही रहेगा। तो ये एक यूनिट में एब्जॉर्ब करेंगे। अब यहाँ हमने प्रोडक्शन को जब डबल किया तो दो यूनिट में जब हम एब्जॉर्ब करेंगे तो ये आधी हो जाएगी इसकी।
तो इस तरह से हमारी जो सेकंड यूनिट की टोटल मतलब 2 यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट आएगी एवरेज, अगर हम पर यूनिट का देखें, दो यूनिट की कॉस्ट जो आएगी उसको अगर एवरेज करें पर यूनिट के हिसाब से, तो ये इन तीनों का सम हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इससे आपकी आ जाएगी 1,93,500। ठीक है, अब ये क्या हमें करना था 4 और 8 के लिए, तो हम उसी स्टेप में आगे बढ़ेंगे। जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये देखिए, चाहे तो आप इसमें ऐसा कर लीजिए कि आप इसमें 0.9 का फैक्टर डाल दीजिए, तो 0.9, इसको 0.9 करेंगे तो कितना आ गया 900, इसको फिर अगेन 0.9 कर दीजिए तो ये आपका 810 आ जाएगा। इस 810 में 15 की मल्टीप्लाई कीजिए, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जब हम 4 गुना करें तो कैसे आएगा 4 इंटू 1000, और यहाँ हमने कितनी बार डबल किया प्रोडक्शन, 1 और 2, तो 0.9 इंटू 0.9 और इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो फिर आपका आ जाएगा, तो 810 ही आ गया। इससे आपका लेबर कॉस्ट जब करेंगे तो 12,150 आएगी। मशीन की मटेरियल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी फिक्स कॉस्ट अगेन आधी हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ 4 मशीनें ले रहे हैं, तो 60,000 डिवाइडेड बाई 4 करिए तो ये आएगी आपकी 15,000। तो इससे आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी पर मशीन की, जब आप 4 मशीनों का प्रोडक्शन करेंगे तो पर मशीन कॉस्ट क्या आएगी 1,77,150। राइट, इसको भी आप डबल कीजिए, तो फिर इसमें अगर आप 0.9 का फैक्टर डाल दीजिए यहाँ दोबारा से, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट कर लीजिए चाहे वैसे करके वैसे कर लीजिए, तो 729 आएगा। 810 इंटू 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 810 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो दिस विल बी 729। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 से, तो आपकी ये लेबर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, 10,935। मटेरियल की कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कॉस्ट आपकी फर्दर डाउन होएगी, 7500 रुपये रह जाएगी। ठीक है, और आपकी अब एवरेज कॉस्ट पर मशीन, जब आप 8 मशीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 1,68,435 हो जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट फॉर मेकिंग 4 मशीन, एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 मशीन्स कितनी हो जाएगी 177,150, जो इन्होंने पूछा था यहाँ पे 4 मशीनों में। और एवरेज कॉस्ट ऑफ मेकिंग 8 मशीन 1,68,435। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी दोनों आंसर हो जाते हैं। इसमें आप क्या पा रहे हैं पूरे सवाल में, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है या जो कंसिडरेशन का पॉइंट है वो केवल ये लेबर आवर है। लेबर आवर आपका जैसे आप प्रोडक्शन को डबल करेंगे उस फैक्टर के साथ कम होता चला जाएगा, तो जैसे ही आपका टाइम कम होगा तो लेबर कॉस्ट डायरेक्टली, क्योंकि रेट तो यहाँ फिक्स है, तो आपका ये लेबर कॉस्ट आपका उसी रेशियो में कम होता जाएगा। आप अगर इसको देखेंगे तो आप 15,000 में 0.9 का फैक्टर डालिए, 50,000 इंटू 0.9 करेंगे 13,500 आएगा। ठीक है, 13,500 में अगर आप ये देखिए, 13,500 में अगर आप 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12,150 आएगा, और अगर 12,050 में फिर 0.9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10,000 कितना आएगा 10,935 आएगा। तो आप यहाँ भी वो चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट फैक्टर यहाँ भी डाला जा सकता है। ठीक है, इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको फिर 0.9 से कीजिए, इसको फिर 0.9 से कीजिए, तो ये डायरेक्ट आंसर भी आ जाएंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ कन्वीनियंटली यू कैन कैलकुलेट द थिंग्स। तो यहाँ क्या आ रहा है, एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ मेकिंग आ रही है, ये प्रोडक्शन टोटल नंबर है, लेकिन ये जो कॉस्ट इस कॉलम में आ रही है ये पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये किसकी कॉस्ट आ रही है, पर यूनिट की आ रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल आपका हो गया, मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ होगी इसको जानने में। अब मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। XPLC इलस्ट्रेशन नंबर 3 को मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ। ये आपका ये वाला XPLC नहीं ZPLC explain difficulty in budgeting process because it find necessary to qualify the learning effect as new product is introduced। तो ये ऐसा माना जाता है कि नए प्रोडक्ट में ये इंट्रोड्यूस होता है, इसमें है ना, नई चीजों में ही तो माना था उन्होंने लर्निंग कर्व जो बना रहे थे कि भाई जब कोई नया प्रोसेस होता है, नई चीज होती है, तब डिफिकल्टी आती है, तब लर्निंग कर्व का इफेक्ट आता है। तो ये डिफिकल्टी हो रही है इनको। सब्सटेंशियल प्रोडक्ट चेंजेस अकर्ड एंड रिजल्ट द नीड ऑफ रिट्रेनिंग। तो
प्रोडक्ट में उन्होंने काफ़ी चेंज किए हैं जिससे इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। An order of 30 unit of new product has been received by Z PLC so far. 14 have been completed. इनको 30 यूनिट्स का ऑर्डर मिला था जिसमें इन्होंने 14 यूनिट कंप्लीट कर दिए हैं। The first unit required 40 direct labor hour and total 240 direct labor hour has been recorded for the first 14 units. 40 यूनिट को जब ये बनाएंगे तो 30 यूनिट का इनको ऑर्डर मिला है, इसमें से इन्होंने 14 यूनिट बना ली हैं। जब फर्स्ट यूनिट ये बना रहे थे तो इनको जो है 40 डायरेक्ट लेबर आवर पहली यूनिट में लगे और अभी तक इन्होंने 240 आवर डायरेक्ट लेबर आवर यूज कर लिए हैं 14 यूनिट के प्रोडक्शन में। द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट एन 80% लर्निंग कर्व फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। जो प्रोडक्शन मैनेजर साहब हैं उनका ऐसा एक्सपीरियंस है, वो ऐसा मान रहे हैं कि हमें लर्निंग कर्व जो है इस तरह के कामों में 80% का लर्निंग कर्व मिलता है। द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू द सेंटर इन विच द यूनिट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड इट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आज एज बिलो। तो ये इन्होंने डाटा दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल जो है 30 रुपये पर यूनिट लग रहा है। डायरेक्ट लेबर आपकी 6 रुपये पर यूनिट है, पर आवर है, 6 रुपीज़ पर आवर। वेरिएबल ओवरहेड 0.5 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर आवर है और फिक्स ओवरहेड 600 पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड। ठीक है, 600 पर 4 वीक ऑपरेटिंग पीरियड, मतलब ये मंथ का दिया हुआ है एक तरह से। तो ये डाटा इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है। there are 10 direct employee working a 5-day week 8 hour per day, यानी कि जब ये इनके 10 एम्प्लॉय काम करते हैं 5 दिन के लिए 8 घंटे काम करते हैं। पर्सनल एंड अदर ओवर टाइम अलाउंसेस अकाउंट फॉर 25% ऑफ द टोटल ऑफ अवेलेबल ओवर टाइम। आपकी पर्सनल और अदर जो डाउन टाइम है, ओवर टाइम नहीं, ये डाउन टाइम था। पर्सनल एंड अदर डाउन टाइम अलाउंसेस account for 25% of total available time. The company usually quotes a 4-week delivery period for the order. कंपनी कितना डिलीवरी जब कोट करती है तो वो कितना टाइम मांगती है? 4 वीक का टाइम मांगता है ऑर्डर को डिलीवर करने में। You are required to determine whether the assumption of 80% learning curve effective reasonable one. In this case, by using the standard formula y is equal to a x की पावर b, ये पहली क्लास में मैंने आपको कराया था। ये स्टैंडर्ड जो इसका डेरिवेशन जो होता है या जो फॉर्मूला ये यूज होता है स्टैंडर्डली लर्निंग कर्व में, तो इसमें लॉग वगैरह लेके मैंने आपको दिखाए थे। जहाँ पे y क्या है, y का है y इज द कम्युलेटिव एवरेज डायरेक्ट लेबर टाइम पर यूनिट। ठीक है, क्या है? एक यूनिट का टाइम है एवरेज। A is the average labor time per unit for the first batch। जब हम पहली यूनिट बनाते हैं उसका टाइम A है। देखो इसको मैं यहाँ लिख के आपको समझाता हूँ। y क्या है? y इक्वेशन तो है y इज इक्वल टू a b की पावर x। अब a इंटू कह लो इसको, b की पावर x। y क्या है? एवरेज टाइम इसका कम्युलेटिव। यहाँ जो हमने यूनिट बनाई है बी में, ये कहेगा x तो कहेगा हमने मान लीजिए यहाँ 30 यूनिट का बैच बनाया है। 30 यूनिट का बैच बनाने में y क्या आएगा? यहाँ y उन 30 को बनाने का एवरेज टाइम, मतलब एक यूनिट का कितना होगा जब हम 30 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये बात बता रहा, तो दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि y जो है कम्युलेटिव एवरेज डायरेक्ट लेबर टाइम, तो ये भी एक यूनिट का है और a भी एक यूनिट का है। a क्या है? एवरेज टाइम फर्स्ट यूनिट का या फर्स्ट बैच का। x क्या है? कम्युलेटिव नंबर ऑफ बैचेस सो प्रोड्यूस, जो आप कम्युलेटिव या तो बैचेज होंगे या यूनिट्स जो भी होंगी। और b क्या है? द इंडेक्स ऑफ लर्निंग, जो कि आपका 80% है या जो भी आपका है। ठीक है, तो ये बताना है कि ये रीजनेबल है या नहीं है, ये बताना। एक तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर hour likely to be required for an expected second order of 20 units, एक ये बताना है।
use the cost data given to produce an estimate product cost for the initial order. Examine the problem which may be created for the budgeting by presence of learning effect. तो ये आपको फिर ये एनालिटिकल टाइप का सवाल हो गया कि आपको ये डाटा यूज करके ये एग्जामिन करना है, जो बताना है कि बजट बनाने में आपकी ये लर्निंग कर्व का इफेक्ट किस तरह से आपको परेशान कर सकता है या उसको कैसे हैंडल करना है। तो देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, ये 80% का जो डाटा इन्होंने लिया है, 80% का जो डाटा इन्होंने लिया है उसको पहले वेरीफाई करना है। जो मैनेजर साहब ये कह रहे थे कि इन्होंने अभी तक 14 यूनिट बनाई हैं और 240 डायरेक्ट लेबर आवर इन्होंने यूज कर लिए 14 यूनिट को बनाने के लिए। तो फर्स्ट टाइम तो क्या करना है, पहले तो यही वेरीफाई करना है कि 80% का डाटा जो मैनेजर साहब कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, देखिए ये इसमें कुछ चीजें आ रही होंगी डायरेक्टली जो आपको समझनी होंगी है। तो पहले तो मैंने आपको पुरानी क्लास में भी बताया था, मैं आपको दोबारा से उसको बता देता हूँ, जो हो सकता है कुछ लोग यहीं आ रहे हो सीधे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी इक्वेशन में जब हम एक तो यहाँ लॉग फंक्शन का यूज करेंगे, लॉग फंक्शन का यूज करेंगे, तो इसकी दो तीन प्रॉपर्टी हैं। एक तो लॉग जो 10 होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। दूसरा क्या है, अगर कहीं ऐसा लिखा है कि x या x को आप छोड़िए, आप ऐसा समझिए log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, a इंटू बी अगर लिखा है log a इंटू बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log a प्लस log b। मैं उतनी बात बताऊंगा जितनी आपके काम की है, बाकी तो अगर आपको लॉग और ठीक से समझने वो तो फिर आपका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, पर आपके सवाल में जो यूज होगा मैं उतनी बात बता रहा हूँ। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log a इंटू बी को हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर b, a की पावर b, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखा है log a की पावर b, तो हम क्या लिखेंगे b log a, ये पावर आगे आ जाती है। जैसे आपको ये लिखा है 5 का स्क्वायर है, log 5 का स्क्वायर, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 2 log 5। ये आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, 80% लर्निंग कर्व के लिए जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दी होगी सवाल में। अब यहाँ इन्होंने ये सवाल में नहीं दी है, क्यों नहीं दी है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट नंबर के सवाल में ये वैल्यू दे रखी थी, तो ये ऐसा मान रहे होंगे सवाल वाले कि भाई अब इसको देने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो ये देखो जो 80% लर्निंग कर्व की जो वैल्यू है वो इन्होंने क्या दी है, इंडेक्स की वैल्यू -0.322 है, और ये लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू भी यहाँ दी हुई है, तो ये आपको यूज करनी पड़ेंगी। और क्या होगा, ये एग्जाम में आपको दी होंगी, इनसे घबराने की जरूरत नहीं है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है ये क्या है। तो पहले तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ये मान रहे थे इस इक्वेशन, जो बेसिक गवर्निंग इक्वेशन होती है, उसके हिसाब से इनकी एग्जम्पशन ठीक है कि नहीं है, पहले तो हमें ये देखना है। तो हमने किया क्या है, देखो इस डाटा को यूज करते हैं। पहली यूनिट बनाने के लिए इन्हें 40 घंटे लगे थे और इन्होंने 14 यूनिट बनाई हैं और कम्युलेटिवली 240 घंटे यूज कर लिए हैं। तो इन डाटाओं को वेरीफाई करना है हमें पहले तो उसमें हमें ये बताना है कि आपका जो है ये जो लर्निंग कर्व जो एस्टिमेट किया हुआ है 80% पे, डाटा मैच कर रहा है कि नहीं, पहले तो ये करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपका 14 यूनिट के लिए हमने कितना टाइम लिया, आप सोचिए 14 यूनिट के लिए हमने कितना टाइम ले लिया था, 240, और फर्स्ट यूनिट के लिए कितना लिया था हमने, 40। हमारा लर्निंग कर्व कितना था, 80%। तो उसका जो इंडेक्स होता है, मैं ऊपर से उसकी वैल्यू लेके आया था, वो कितनी थी, -0.0322 ये थी। तो बेसिक गवर्निंग इक्वेशन यही है आपकी। मैं यहाँ दोबारा से अलग से लिख के दिखा देता हूँ, y = a इंटू बी की पावर x, ये होती है। जब आप इसको लॉग लेंगे, लिखेंगे आप टेकिंग लॉग बोथ द साइड है, दोनों तरफ लॉग लीजिए, बोथ द साइड। जब आप दोनों साइड का लॉग लेंगे तो क्या आएगा, इधर क्या हो जाएगा log y और इधर क्या हो जाएगा log a b की पावर x, a इंटू बी की पावर x। ठीक है,
अब यहाँ क्या था, आप सीधे सीधे वैल्यू रख लीजिए। लॉग ए क्या था, फर्स्ट यूनिट का कितना टाइम लग रहा था हमें, 40 टाइम लग रहा था। फर्स्ट यूनिट का कितना टाइम लग रहा था, 40। इसको ऐसे कर लीजिए कि लॉग आपका, ये तो मैंने लिख दिया, इसको वो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, ये इनटू में प्लस लगा दीजिए। हाँ, लॉग ए तो ये हो गया, ए की वैल्यू 40 आ गई। लॉग बी, या ए की वैल्यू मत लिखिए, ए लिख रहा हूं अभी मैं, साथ ही वैल्यू लिख लेंगे, बी की पावर एक्स ऐसे लिख लेंगे। तो लॉग ए की वैल्यू क्या है, लॉग ए का ए कितना है, फर्स्ट यूनिट का टाइम, फर्स्ट यूनिट का टाइम कितना लगा है, 40। लॉग 40 यानी कि 40 प्लस लॉग, अब मैंने कहा था ये x जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये आगे आ जाता ना, तो ये आपका x log b। अब इसमें क्या हो गया आपका, देखिए ये आपका हो गया log 40 प्लस x कितना था, x की वैल्यू ये दी हुई है, ये मैंने ऊपर से आपको बताई थी, सवाल में दी हुई है, तो वो आप वहां से वो log और एंटी लॉग के डाटा यूज करने पड़ेंगे। ये कितना है, माइनस के 0.322, और log b क्या है, b है कम्युलेटिव यूनिट, तो कम्युलेटिव यूनिट हमने कितनी बनाई, 14 बनाई। कितनी यूनिट बनाई, 14 बनाई। ठीक है, तो ये 14 बनाई, राइट। मैं आपसे सिंपल बात ये कह रहा हूं कि log 40 की वैल्यू कहां से आएगी। log 40 की वैल्यू आपकी चाहे तो आप ऐसे ले सकते हैं, ये आपको टेबल में एग्जाम में दी हुई होगी, एंटी लॉग या लॉग अगर आपको लेना पड़ेगा तो ये जरूर वैल्यू आपको देंगे, उस तरह की वैल्यू। log 14 की वैल्यू यहाँ इन्होंने ये रख दी है डायरेक्टली। तो ये जैसे कुछ log की वैल्यू तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे 40 है तो यहाँ लिख सकते हैं log 10 इंटू 4 है, और ये तो माइनस ही हो जाएगा 0.322 log 14। तो ये log 14 की वैल्यू अगर ये सवाल आएगा तो एग्जाम में देंगे वो, है यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ये यूज कर ली है। तो इसको चाहे तो कैसे करेंगे, log 10 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और log 4 की वैल्यू कहीं से टेबल से देखिएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, या log 40 की वैल्यू जैसे इन्होंने यहाँ डायरेक्टली लिख दी है ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ सवाल को स्पेस की वजह से, तो ये आप करेंगे log 10 प्लस log 4 माइनस 3.22 इंटू log 14। ठीक है, तो ये log 14 की तो वैल्यू मुझे भी याद नहीं है, ये इन्होंने की यही मान लेते हैं हम, और इसको आप log 4 की वैल्यू ऊपर से भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्टली यूज कर लो। तो ये आपको डाटा दिया होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 1.60221, और ये सब सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 0.3690। ठीक है, तो इससे आपका y क्या जाएगा, यही इधर क्या रहेगा, log y इज इक्वल टू क्या आपका ये निकल के आएगा 1.233। तो अब आप एंटी लॉग लोगे, टेकिंग एंटी लॉग जब लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग अपने आप को कैंसिल करेंगे तो ये y आएगा, और इस एंटी लॉग की वैल्यू क्या होगी, इस एंटी लॉग की वैल्यू जो होगी वो होगी 17.14। तो ये इन्होंने यहाँ डायरेक्टली लिखी है, अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो ये आपको सारी वैल्यू वहां पे दी जाएंगी टेबल में। ठीक है, तो इनसे घबराने की कोशिश मत करिए, घबराइए मत। तो y क्या है आपका, एवरेज टाइम है। y क्या है, एवरेज टाइम है। जब आप एक यूनिट बनाते हैं, कितना टाइम है, 17 टाइम है, 17.14। तो हमने अभी तक कितनी यूनिट बनाई है, 14 यूनिट बनाई है, और एक का टाइम कितना है 17.14। तो कम्युलेटिव टाइम कितना आना चाहिए था, ये आप देखिए हमारा ये 17.14, एक मिनट, 17.14 इंटू 14, तो दिस विल बी 239 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देखेंगे तो ये आएगा 239.96 आ रहा है, विच इज क्लोज टू 240। दैट मीन्स जो उनका लर्निंग कर्व का है वो इफेक्टिव है, ये बात तो मानने की है। अब इस सवाल में हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो मुझे चूंकि समझाना जरूरी है, मुझे तो बताना ही है, आपको समझ में आना चाहिए ये, तो मैं इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ। हो सकता है इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप सिंपल देखिए, ये तो गवर्निंग इक्वेशन रहेगी, इसमें आपको क्या करना है, ए आप सीधे वैल्यू रख लीजिए,
जैसे आप क्या है y इज इक्वल टू ए बी की पावर x, ये तो दिया भी है उन्होंने कि इस इक्वेशन को तो वेरीफाई करना है। अब इसमें a क्या है, a है आपकी फर्स्ट यूनिट में जो टाइम लगा 40, b क्या है जो आपने कम्युलेटिव यूनिट बना ली 14, और c क्या है ये इंडेक्स की वैल्यू आपको दी होगी -0.322। इसमें तो कोई झगड़ा नहीं है। अब इसमें क्या करो, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ द साइड, बोथ द साइड। जब आप दोनों तरफ का लॉग लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा log y, और यहाँ क्या हो जाएगा log 40 इंटू 14 की पावर, एक मिनट, log 40 इंटू 14 की पावर कितनी थी, माइनस की 0.322। मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि जहां इंटू है वहां प्लस लगा लो, ठीक है। ये क्या है, ये एक ही जगह बात है, इसमें जहां इंटू है वहां प्लस लगा दो, तो इधर क्या लगेगा, आ जाएगा log 40, ये साइन कैसे चेंज होगा, log 14 की पावर -0.322, ठीक है। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर log x की पावर y है तो उसको हम क्या लिख देंगे, x log y लिख देंगे, y log x लिख देंगे, है ना। log अगर x की पावर y है तो क्या लिख देंगे, y log x, मतलब ये पावर ये आगे आ जाएगी, तो क्या होगा log 40, ये तो माइनस में आ जाएगा, जब इसको आगे लाएंगे 322 log 14, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये आपकी वैल्यू log की दी होंगी। अगर ऐसे आपको कहीं नहीं समझ में, मैंने आपको ये भी कहा था कि log 10 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, तो हम फिर स्प्लिट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ये तरीका है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log 10 इंटू 4। तो जब log 10 इंटू 4 लिखेंगे तो हम और क्या लिख सकते हैं इसको, log 10 प्लस log 4। तो log 10 की वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, 1 प्लस log 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये माइनस 0.322 log 14। तो ये सब वैल्यू आप डालेंगे और फिर इसका एंटी लॉग डाल देंगे तो आपको ये y की वैल्यू मिल जाएगी। y अपने आप में क्या है, कम्युलेटिव एवरेज टाइम डायरेक्ट लेबर पर यूनिट का उस प्रोडक्शन पे, जब हम किस प्रोडक्शन पे, ये वाले कम्युलेटिव वाले पे, ठीक है, कम्युलेटिव प्रोडक्शन पे आपका ये है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसको चीजों को समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से काम करना है हमें, राइट। तो आप इस चीज को देख के चलें, यहाँ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये, तो इससे इन्होंने यहाँ किया था। एक चीज यहाँ आपको और कंफ्यूज करेगी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ की हुई है इन्होंने, ये जो नोटेशंस यहाँ दी हुई हैं ये नोटेशंस थोड़ी गलत लिखी हुई हैं। तो इस नोटेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये अगर इस नोटेशन को मैं करेक्ट मानूं तो वैसे तो ये उल्टे लिख दिए इन्होंने, x जो होता है यहाँ आएगा, अगर इसके हिसाब से देखो तो x तो ये x होगा और ये b होगा, ठीक है। तो ये अब आप करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो b आपका कम्युलेटिव नंबर 14 हो जाएगा और x आपका इंडेक्स ऑफ बेरिंग हो जाएगा। तो यहाँ ये थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये आपको शायद परेशान कर सकती है, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनकी क्या बात थी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट। जब हम 20 यूनिट का ऑर्डर लेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ये कह रहे हैं कि हम ये एक मिनट, कुछ और पहले भी पूछ रखा है इसने, ये क्या निकाल रखा है सेकंड उसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेक्टेड सेकंड ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट। तो 20 ऑर्डर्स का क्या रहेगा ये बताना है। तो देखिए 30 यूनिट का जो हमने निकाला है, जब हम 30 यूनिट के लिए लर्निंग कर्व का इफेक्ट लेके चल रहे हैं तो इनने 30 के लिए निकाला है, फिर ये 50 का निकाला है, ठीक है। पहले हम किसके लिए काम कर रहे थे, ये 30 यूनिट का ऑर्डर मिला था ना हमें, जिसपे हम ये लर्निंग कर्व इफेक्टिव पा रहे थे। तो 30 यूनिट के लिए आपका टाइम कैसे आएगा, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, आपका निकल ही गया था 17 पॉइंट कुछ आ रहा था ना, ये 17 पॉइंट कुछ आ रहा था आपका, ये आपका एवरेज टाइम जो था लर्निंग कर्व के इफेक्ट से, ठीक है। ये तो इसका आया था, लेकिन जब इस चीज को आप इस इक्वेशन को आप
इस पे ले जाएंगे 30 पे तो आपका टाइम क्या आएगा, चेंज हो जाएगा 13.380। ये कैसे चेंज होगा, इसको एक्सप्लेन यहाँ इन्होंने किया नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया है। ये फिर वही काम करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ डाटा चूंकि लॉग और एंटी लॉग का दिया नहीं है तो ये थोड़ा सा इस सवाल में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको रियल में अगर सवाल देगा एग्जाम में तो डाटा देगा। तो यहाँ क्या होगा, y इज इक्वल टू ए बी की पावर x हम लगाएंगे। तो आपका ये तो हमें 50 यूनिट के लिए करना है, तो पहली यूनिट का टाइम तो 40 रहेगा और हमें क्या है 50 यूनिट के लिए, 50 यूनिट के लिए हमें काम करना है। और हमारा ये तो फैक्टर कितना रहेगा, 0.322 माइनस में रहेगा। एक बार तो आप इसको सॉल्व करेंगे और 30 यूनिट के लिए एक बार सॉल्व करेंगे। 30 यूनिट के लिए कैसे सॉल्व होगा, ये 40 रहेगा, ये y 30 लिख दीजिए, ये y 50 लिख दीजिए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 30 आएगा और इसकी पावर क्या हो जाएंगी, -0.322। इन दोनों इक्वेशन को लॉग और एंटी लॉग लेके आप सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न पे जो मैंने आपको पहले बताया था। तो आपका जो एवरेज टाइम आएगा 30 यूनिट्स के लिए कितना आएगा, 13.381। तो जब कम्युलेटिव यूनिट आप 30 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका एवरेज टाइम पर यूनिट कितना आएगा, 13.380। सिमिलरली जब आप 50 यूनिट कम्युलेटिवली प्रोड्यूस करेंगे तो आपका एवरेज टाइम कितना आएगा, 11.35 पर यूनिट। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कब तक नहीं हो सकती, जब तक आपके पास लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू ना दी हो। तो इसका एक तरीका है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर दीजिए, लॉग की टेबल आपको मिल जाएंगी, या जो 10th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक रहती है उसमें लॉग और एंटी लॉग की टेबल दी हुई होती हैं, ये इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप इन इक्वेशन को, जैसे मुझे मान लो 30 वाली ये करनी है तो ये कैसे सॉल्व होगी मैं यहाँ एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन क्या रहेगी, y इज इक्वल टू 40 इंटू 30 की पावर -0.322 माइनस 0.322। अब इसमें हम लॉग लेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, log 40 प्लस log 30 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस के 322 माइनस .322। इसकी वो प्रॉपर्टी जो थी इसको आप कर दीजिए log 10 प्लस log 4 प्लस, या log 40 की वैल्यू डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर कहीं है पता है तो। इसको फिर आप वही कर सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, इधर माइनस में आएगा तो इसको माइनस बना देगा, 322.322 log 30। तो आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या चाहिए, log 40 लिख देता हूँ मैं, इसको ये वाला स्टेप काट देता हूँ, log 40 माइनस 0.322 log 30। तो log 30 और log 40 की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए। तो जो वैल्यू log 30 और log 40 की आएगी एक न्यूमरल आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, log y रहेगा। जब यहाँ एक न्यूमरल आएगा तो आप इसका एंटी लॉग ले लीजिए, एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग की जो वैल्यू होंगी, लॉग यहाँ एंटी लॉग को कैंसिल करेगा तो इधर तो y बच जाएगा, और जो ये न्यूमरल आएगा इसको सॉल्व करके उसकी एक एंटी लॉग की वैल्यू कुछ होगी, तो वो वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 13.380। तो ये आप लॉग टेबल करके कर सकते हैं। अगर आपको कुछ तकलीफ होती है इसको करने में तो आप मुझे बताइएगा ईमेल के जरिए, तो मैं आपको जरूर कुछ मदद करूंगा। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी में, एग्जाम में क्या होगा, कहेगा हम कहाँ से वैल्यू लाएंगे, सब एग्जाम में ये वैल्यू आपको दी जाएंगी। मैं इतना श्योर करता हूँ, जो भी एग्जामिनर अगर इस सवाल को देगा वो बिल्कुल आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज बिना वैल्यू के आप सवाल कर नहीं सकते। सिमिलरली आप 50 वाले में क्या करेंगे, जब आप ये 50 के लिए निकालेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा 40, यहाँ 30 की जगह 50 आ जाएगा, तो सारी वैल्यू वैसे ही आएंगी। तो आपका एवरेज टाइम कितना आ जाएगा, 11.35 पर यूनिट। अब ये पर यूनिट के टाइम है इतने प्रोडक्शन पे, तो 30 यूनिट का कम्युलेटिव टाइम कितना होगा, 401.4 आ जाएगा, जो इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 50 का कम्युलेटिव टाइम क्या होगा, 567। तो 20 यूनिट मतलब 31वीं यूनिट से 50 यूनिट तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 50 यूनिट का टाइम माइनस 30 यूनिट का टाइम।
तो वो 20 यूनिट का टाइम बच जाएगा आपका, तो इससे आपका 161.1 आवर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या कुछ और पूछा हुआ है ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर लाइकली टू बी रिक्वायर फॉर एक्सपेक्टेड। अच्छा, इसके लिए कितने घंटे आपको और चाहिए लेबर आवर के? तो देखिए, आपको जो लेबर आवर की घंटे कैसे निकालेंगे हम, हमें 166 आवर्स चाहिए यहाँ पे। मैन आवर्स आपके पास कितने हैं, ये 10 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4, ये कहाँ से आ रहे हैं? देखिए ये यहाँ से आ रहे हैं। आपके पास क्या है, 10 इम्प्लाई हैं, 10 इम्प्लाई हैं और वो 5 दिन काम करते हैं। ठीक है, 8 घंटे काम करते हैं और डाउन टाइम 75, डाउन टाइम और उनका अदर जो पर्सनल रीजन की वजह से 25% का लॉस हो जाता है। तो इफेक्टिवली एक वीक में कितने घंटे मिल रहे हैं आपको? 10 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 4, 10 मैन है, 8 घंटे काम करते हैं, 5 दिन का वीक होता है और 4 वीक तक वो काम करते हैं, तो 1600 आवर आपके पास है। डाउन टाइम आपका कितना है? 25% है। डाउन टाइम कितना है वहां दिया हुआ था? 25% है सवाल में। तो ये 25% को आप लेस कर दीजिए तो आपको 1200 यूनिट आपके पास, 1200 आवर्स आपके पास हैं ये मैन आवर्स के। और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी है? 6000 डिवाइडेड बाई 1200। ये 6000 कॉस्ट कहीं दी थी इन्होंने शायद, 6000 कॉस्ट कहीं इन्होंने दी थी, ये दी हुई है ना, 6000 के हिसाब से। तो ये आपका कितना हो गया साहब? ये आपका हो गया 5 रुपए पर आवर। फिक्स कॉस्ट आपकी 5 रुपए पर आवर है। अब ये मुझसे कह रहा होगा कि ऑर्डर की कितनी कॉस्ट होगी। राइट, एक तो ये पूछा था कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर 20 यूनिट्स के लिए, वो तो हमने ये निकाल दिया, ये वाला 166। अब ये क्या कह रहा है, यूज द कॉस्ट डाटा टू प्रोड्यूस एन एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट फॉर द इनिशियल ऑर्डर, एग्जामिन द प्रॉब्लम विच में बी क्रिएटेड फॉर द बस्टिंग बाय प्रेजेंस ऑफ लर्निंग इफेक्ट। तो एनीवे वो तो थ्योरेटिकल काइंड का हो गया। अब हम इनिशियल ऑर्डर के लिए हमारा कॉस्ट कैसे आएगा, कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे आएगा? मटेरियल हमारा कितना लगेगा? 30 इंटू 30। 30 इंटू 30 कैसे लगेगा? हमारा 30 पर यूनिट है और हम 30 बना रहे हैं, तो मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल तो आपका लगेगा 30 इंटू 30 900। लेबर कितना लगेगा? 401। ठीक है, ये 30 के लिए था ना, ये 401। 401.4 इंटू 6 रुपए पर आवर है, तो इतना लग जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड आपके कितने लगेंगे? 0.5 के हिसाब से 401 आवर आ जाएंगे। 0.5 कहाँ से दिया? ये दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ है, तो उससे आपकी ये कॉस्टिंग आ जाएगी। मतलब 30 यूनिट को बनाने के आपका क्या कॉस्ट आएगी? 5516 रुपए 1 पैसे। तो इस तरह से ये सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है और इस स्टडी मटेरियल में वो सब डाटा नहीं दिया है जो इन सवालों को करने के लिए चाहिए। तो हो सकता है उन्होंने कहीं से सवाल बोरो किए हों, क्या किया है पता नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन हाँ, वो कंप्लीटनेस इस सवाल में नहीं है। यहाँ पे इनको लॉग और एंटी लॉग के डाटा देने चाहिए थे। ये तो चलो छोटी सी एरर है, इसमें तो कोई इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ लॉग और एंटी लॉग के डाटा जब तक नहीं होंगे, या आपको लॉग टेबल एग्जाम में अलाउ करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नॉट नो, तो तब तक आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। बेटर क्या है? बेटर सिंपल यही है, जो ये काम हुआ है इसी काम को लॉजिकली आपने 2-3 बार करना है, जैसे जैसे करा। प्रोवाइडेड दैट यू मस्ट हैव द लॉग डाटा। अब जैसे इन्होंने यहाँ डायरेक्ट लॉग डाटा लिख दिया हुआ है, ये कहीं से लाए होंगे, ये डाटा किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, ये टेबल से ही लिया जाता है। तो एग्जाम में 2 तरीके हो सकते हैं, अगर एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन पेपर में ये डाटा मिलेगा आपको, और अगर नहीं मिलेगा तो टेबल अलाउड करेगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। कभी ये सवाल आया है नहीं आया, मुझे ये भी नहीं पता। अब आपका लास्ट सवाल में इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे चलता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में हम क्या करते हैं, तो हाँ, आपने एक चीज और सीखी होगी कि हाँ देखो, एस्टिमेशन करना ऑर्डर का, लेबर आवर की अपने वो देखना, अपना मैन पावर साइजिंग करना, ये सब काम हो रहे हैं लर्निंग कर्व में कि नहीं? तो लर्निंग कर्व आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इस व्यू पॉइंट से। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे आप जानते हैं कि लेबर पे इफेक्ट हो रहा है, बाकी चीजों पे तो इफेक्ट नहीं हो रहा। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि जो एक्सपीरियंस कर्व है वो कुछ और है ना। उसका लर्निंग कर्व जो है वो छोटी चीज है। लर्निंग कर्व केवल लेबर पे फोकस करता है। जो एक्सपीरियंस कर्व है, जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने निकाला था अपने क्लाइंट के साथ काम करके, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक ये निकाला था कि ओवरऑल कॉस्ट डाउन होती है एक्सपीरियंस से। और ऐसा होता भी है, एक्सपीरियंस जब होता है तो एफिशिएंसी आती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है।
तो चलिए अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 को करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर फोर है, ए फर्म रिसीव एन ऑर्डर टू मेक एंड सप्लाई 8 यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। 8 यूनिट की सप्लाई का इनको ऑर्डर मिल गया, विच इन्वॉल्व द इंटीग्रेट लेबर ऑपरेशन। लेबर ऑपरेशन उसमें जो है इन्वॉल्व है काफ़ी हद तक। 8 ऑर्डर्स का इनको मिला है। सबसे पहली बात, इसमें जो डाटा काम का है वो 8 यूनिट का ही है, मतलब 8 यूनिट का ऑर्डर इनको मिला है। द फर्स्ट यूनिट जो बनाई थी उसमें 10 घंटे लगे थे। इट इज अंडरस्टूड दैट दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सब्जेक्ट टू 80% ऑफ लर्निंग कर्व। तो लर्निंग रेट इस तरह के ऑपरेशन में हमारा 80% रहता है। द वर्कर आर गेटिंग ए वेज रेट रुपीज ऑफ 12 रुपीज पर आवर। वर्करों को जो हम पे कर रहे हैं 12 रुपए घंटे के हिसाब से पे करते हैं। व्हाट इज द टोटल टाइम एंड टोटल लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द अब ऑर्डर। ठीक है, तो एक तो ये बताना है कि भाई क्या हमारी क्या कॉस्ट रहेगी, लेबर कॉस्ट क्या रहेगी और लेबर टाइम क्या रहेगा। और अगर रिपीट ऑर्डर मिल जाए हमें 24 यूनिट का, ठीक है, रिपीट यूनिट मिल जाए हमें सेम कस्टमर से, तो हमें व्हाट इज द लेबर कॉस्ट नेसेसरी फॉर द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए लेबर कॉस्ट क्या रहेगी। तो आप देखेंगे इस सवाल में क्या है कि आपको इंक्रीमेंटल ऑर्डर मिलेंगे, उसमें भी देखना पड़ेगा आपको। कई बार आपको इस तरह के सवाल एग्जाम में आने की बड़ी संभावना रहती है। ठीक है, तो देखिए 10 घंटे लगे थे जब हमने पहली बार काम किया। जब हम दो यूनिट बनाएंगे तो हमारा कम्युलेटिव टाइम पर यूनिट का 8 क्यों रह जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ 80% लर्निंग कर्व है। तो 10 इंटू 0.8 करेंगे, जब जब प्रोडक्शन डबल करेंगे इस रेट के साथ आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखिए जब आपने प्रोडक्शन को यहाँ डबल किया ना, तो ये आपका टाइम 0.8 से मल्टीप्लाई हो गया, और इसको आपने 2 यूनिट बनाई तो आपके टोटल आवर 16 हुए। फिर आपने प्रोडक्शन को डबल किया तो आपका टाइम कितना हो गया, इसको फिर 0.8 से रिड्यूस हो जाएगा ये। ठीक है, तो 6.4 आ गया। और कम्युलेटिवली आपके जो आवर यूज होंगे 4 यूनिट के लिए 6.4 इंटू 4, तो दिस विल बी 25.6। राइट, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे आई बिलीव। मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, जिससे आपको पूरा सवाल अब ये दिख जाए। चलो यहाँ रख लेते हैं टेबल को। तो दोबारा शुरू करते हैं। लर्निंग कर्व आपका 80% है। जब हमने फर्स्ट यूनिट बनाई तो पहली यूनिट में 10 मिनट लगे थे, हमारा एवरेज टाइम 10 मिनट हो गया, टोटल टाइम भी 10 मिनट हो गया। जब हमने प्रोडक्शन को डबल किया, प्रोडक्शन को, तो हमारा जो मैंने कहा था 80% लर्निंग कर्व है, तो 0.8 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 8 आ जाएगा। और कम्युलेटिवली 8 टू जा 16, आपका टोटल टाइम आपका 16 हो गया। राइट, जब आपने अगेन इसको डबल किया तो आपका एवरेज टाइम फिर रिड्यूस होगा 80% लर्निंग कर्व इफेक्ट की वजह से, 0.8 से मल्टीप्लाई होगा। और कम्युलेटिवली टाइम आपका चारों यूनिट का 25.6 आ जाएगा। आपने फिर प्रोडक्शन को डबल किया, 8 किया, 4 से 8 किया, तो आपका फिर ये आपका 0.8 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। और 5.12 इंटू 8 करेंगे तो आपका 40.96 आ जाएगा। यहाँ आपका एवरेज टाइम आ रहा है, एवरेज टाइम पर यूनिट, और यहाँ आपका टोटल टाइम आ रहा है। इसमें आपने फिर प्रोडक्शन को डबल किया, 8 से 16 किया, 8 से 16 किया, तो आपका 5.12 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.8 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4.096। और कम्युलेटिवली 16 यूनिट का जो टाइम होगा, टोटल टाइम 65.54 आ जाएगा। आपने फिर प्रोडक्शन को डबल किया तो ये आपका टाइम फिर 0.8 के फैक्टर से रिड्यूस होगा, क्योंकि आपका 80% लर्निंग कर्व है। और आपका जो टोटल टाइम है इन 32 यूनिट को प्रोड्यूस करने का, वो कितना आपका आ जाएगा, 104 रुपये 86 पैसे। तो लेबर उन्होंने क्या पूछा था, साहब ने पूछा था कि क्या टोटल टाइम होगा अगर हम अपने ऑर्डर को रिड्यूस करें, लेबर कॉस्ट क्या होगी, टोटल टाइम क्या होगा और लेबर कॉस्ट क्या होगी। 8 यूनिट के लिए 8 यूनिट ये दी हुई हैं, तो 8 यूनिट में आपका टोटल टाइम तो ये हो जाएगा 40.96, और लेबर कॉस्ट तो आपकी 12 रुपये से इसकी गुणा कर दीजिए, तो लेबर कॉस्ट आपकी ये आ गई। एक तो ये बात यहाँ हो जाती है पूरी। ठीक है, अब इन्होंने अगली बात क्या पूछी, अगली बात इन्होंने पूछी, पहले सवाल का आपका आंसर आ गया कि आपका टोटल टाइम 8 यूनिट बनाने के लिए क्या लगता है और कॉस्ट कितनी आती है। अभी कह रहे हैं दोबारा एक ऑर्डर मिल गया, रिपीट ऑर्डर मिल गया हमारा, 24 यूनिट और बनानी है,
तो हमें क्या लेबर कॉस्ट होनी चाहिए? तो आप देखो कम्युलेटिवली आपको कितना मिल रहा है, 24 प्लस 8 कितना हो गया 32। तो 32 बनाने में आपका कितना लेबर टाइम लगता है? 104.86, ठीक है। और फर्स्ट 8 बनाने में आपका टाइम क्या लगा? 40.96। तो ये जो आपको टाइम लग रहा है 32 यूनिट बनाने में, जो आपको 104.86 लग रहा है, और 8 यूनिट बनाने में आपको लग रहा है 40.96। तो ये रिमेनिंग इनके बीच जो आप 8 से, जब 8 से आगे बढ़े 32 तक गए, मतलब 24 यूनिट और बनाई, तो उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? 32 यूनिट बनाने में टाइम माइनस 8 यूनिट बनाने में टाइम, तो आपको कितना घंटा लगा? 63.9 आवर्स लगे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर जो आपको 24 का मिल रहा है, तो लेबर कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 63.90 इंटू 12, तो ये आपकी 766.80 आपकी लेबर कॉस्ट हो गई। तो इस तरह से ये कम्युलेटिव इफेक्ट आप देख रहे हैं कि लर्निंग कर्व में हम कैसे, जब हमें नेक्स्ट ऑर्डर मिलता है, रिपीट ऑर्डर मिलता है, या हमें और दूसरे जो डिसीजन लेने होते हैं, उसमें कितना यूजफुल हो सकता है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। आई बिलीव आई एबल टू अंडरस्टैंड, मैंने आपको अपनी बात कहने में सक्षम हो पाया हूँगा। इस सवाल में आप, मैं दोबारा से कहता हूँ, सवाल नंबर 3 में आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। आप इस बेसिक इक्वेशन को करना सीखिए। लॉग की वैल्यू से बिल्कुल मत घबराइए, ये आपको मिलेंगी लॉग की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू। चलो अब हम, ये आपका लर्निंग कर्व खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।